जो आखिरी टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो पावर फैक्टर करेक्शन है। इससे पहले हमने इस एग्जांपल में, ये जो ऊपर वाली एग्जांपल थी, इसमें हमने इस तरह स्टेटमेंट दी थी, आपने ये फिगर बना के फिर ये सारी कैलकुलेशन करनी थी। तो इसमें हमने ये देखा था कि इसमें एक चीज जो शायद जो इसमें जो मेन पॉइंट एक्चुअली ये था कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने से जो है वो जो वोल्टेज और करंट का एंगल जो आपस में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन लॉसेस हम उसको कम कर सकते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की वजह से। तो ये वापडा इंश्योर करता है कि पावर फैक्टर करेक्शन जो है वो जो फैक्ट्री वाले हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने कैपेसिटर बैंक लगाया हुआ। तो एक्चुअली वो कैपेसिटर बैंक लगाते हैं और वो लोड के नज़दीक ही होता है, इसमें मतलब फैक्ट्री के अंदर होता है। तो वो ये वापडा का काम होता है चेक करना। तो पावर फैक्टर करेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर विदाउट अल्टरिंग द वोल्टेज और करंट टू द ओरिजिनल लोड। फर्ज करें अब ये एक इंडक्टिव लोड है के क्रॉस वोल्टेज है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है IR। अब हमने जो लोड वोल्टेज है या करंट इसको जा रहा है, इसको हमने चेंज नहीं करना। हमने एक्चुअली क्या करना है, इसका सिर्फ पावर फैक्टर इंप्रूव करना है। तो फिर क्या करते हैं हम, ये बैंक ऑफ कैपेसिटर होते हैं जो कि ये एडिशनली हम इसमें पैरेलल में लगाते हैं। तो ये एक्चुअली इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। तो हमने पहले ऊपर वाली एग्जांपल से हमने देख लिया कि पावर फैक्टर जो है वो उसको इंप्रूव करना या इंक्रीज करना है एक्चुअली, तो वो बेनिफिशियल है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। तो ऑब्वियसली ये कैपेसिटर बैंक यानी कैपेसिटर या कैपेसिटर बैंक हम लगा के तो ये हम पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा, ये एग्जांपल है, इससे रिइंफोर्स करता हूँ। वो ये कि एक कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, जो यहाँ पे कैपेसिटेंस है वो यानी पावर फैक्टर करेक्शन करनी है हमें। दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड टू करेक्ट द सोर्स पावर फैक्टर विद द लोड to correct the source power factor 2.94. Frequency is 60 Hz. हमारी फ्रिक्वेंसी 50 है, सो ये अमेरिकन फ्रिक्वेंसी है पावर की। एनीहाउ जो लोड है वो ये दिया हुआ है। पहले मैं जरा उस पॉइंट को एम्फसाइज करें जो ये यहाँ पे किया हुआ है कि आई सोर्स करंट है, जो करंट R है, सो दैट इज आई फॉर एग्जाम्पल। एंड अगर तो कैपेसिटर बैंक हम ना लगाए तो आई और जो लोड के अंदर जो करंट जा रहा है दे आर सेम। तो लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब ये है कि वट एवर द वोल्टेज इज, द करंट आई या IL इज एक्चुअली लैगिंग द वोल्टेज एंड दिस दैट्स। और ये चूंकि ये दिस इज थीटा V माइनस थीटा I, और सॉरी ये इसका थीटा V माइनस थीटा I है। वोल्टेज का एंगल एक्चुअली जीरो ही है, इसलिए हम कह सकते हैं ये करंट फेजर जहां पे लाई कर रहा है उसका एंगल थीटा I है। सो वोल्टेज अगर जीरो पे है तो इट इज लैगिंग बाय थीटा I। तो लैगिंग का वर्ड जो है वो करंट के हवाले से बात हो रही है, तो करंट लैग कर रहा है या करंट लीड कर रहा है। तो सपोज अगर अब हम इसमें हम जो नया केस है, जब हमने कैपेसिटर ऐड कर दिया IC, तो हमने पैरेलल में लगाया तो वोल्टेज तो वही है, वोल्टेज अपनी जगह रहेगी। तो पैरेलल में लगाने से हमें पता है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल जो है वो वोल्टेज लीड करती है। सो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटेंस, हम वेक्टर की लेंथ सेलेक्ट करेंगे। सपोज द लेंथ इज दिस, और ये जो है IC है। IC एक्चुअली लीड्स बाय 90 डिग्री, वोल्टेज से लीड करता है, करंट इज एक्चुअली लीडिंग बाय 90 डिग्री। सो व्हाट वी हैव डन एक्चुअली इज दैट वी हैव चेंज, हम इसको इन दोनों IC और IL का जो वेक्टर सम है दैट इज I। सो वी वांट टू फाइंड I। सो ये पैरेललोग्राम या जो भी आप इसको कह रहे हैं, ये इस रूल से हम we find this is ये जो diagonal है। so this is our I, so ये जो supplied है।
So by adding the capacitance current, we have actually decreased the angle between the voltage and current, and this will actually lead to the improvement in the power factor. ये तो हो गया फेजर डायग्राम से. एक्चुअली हम ये काम करेंगे पावर जो ट्रायंगल है उससे करेंगे. और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो नया पावर फैक्टर है वो एक्चुअली 0.94 है, और जो एक्चुअली ओल्ड पावर फैक्टर या जो गिवन पावर फैक्टर है वो 0.75 है. तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि इस पावर फैक्टर से पावर फैक्टर एंगल मालूम कर लूंगा. तो 0.75 पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर एंगल जो है वो cos इनवर्स ऑफ 0.75 एंड दी एंगल पावर फैक्टर एंगल इज 41.4. तो पावर ट्रायंगल जो आप बनाएंगे उसमें आपने एंगल जो है वो 40, यहाँ पे मैं नीचे बना देता हूँ. ये आप ये समझ लें कि ये जो है 41.4 डिग्री. सो दिस इज दी पावर फैक्टर एंगल. और जो x वैल्यू है उसकी, यानी जो रियल पार्ट है वो 60 किलोवाट है. सो दिस लेंथ इज 60,000 watt. So PL is actually 60 kilowatt. तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल में हमें एक साइड और एक एंगल और एक साइड दी हो, तो एक एंगल और एक साइड, तो हम बाकी राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी मालूम कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता है. सो टेंजेंट ऑफ 41.4 perpendicular is Q, or base is actually PR. So Q, any reactive power of the load, is actually tangent of 41.4 multiplied by PL, which is actually 60K. So इससे हमें पता चल जाएगा कि for tangent of 41.4 जो है there is a 0.88% होगा 60,000 का. It is 52897. 52897.1. So हमने एक्चुअली ये मालूम कर लिया 52897.1. एक्चुअली ये प्लस J है. तो S जो है S मालूम करना, इन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट इज एक्चुअली S. तो हम, लेकिन S हम यहां से भी मालूम कर सकते हैं कि वी नो दैट एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है दैट P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS into power factor. So VRMS into IRMS is actually the magnitude of this S here. तो ये एक्चुअली S कह देता हूँ मैं इसको. टिल्डा नहीं लगाया क्योंकि टिल्डा के साथ एंगल भी होता है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट है. सो दिस इज इक्वल टू P एवरेज बाय पावर फैक्टर. उससे भी हम डायरेक्टली ये मालूम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और ये अंडर रूट मालूम करके इससे ये मालूम करें. सो इट इज सिंपली P एवरेज डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर एंड वी विल फाइंड द अपरेंट पावर व्हिच इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर हियर. तो वो whatever that is, I think वो यहाँ पे आया है. S इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने देख लें, P एवरेज इज इक्वल टू ये अपरेंट पावर, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है. हम चूंकि इस तरह भी लिख सकते हैं, और चूंकि हम टिल्डा स्पेशली हम कम्प्लेक्स पावर के लिए जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो विदाउट टिल्डा आई मीन इट्स मैग्नीट्यूड. सो नो नीड टू राइट दिस, बट इट्स फॉर कन्वीनियंस. अगर आप लिखना चाहें डजंट मैटर. So S is equal to P average divided by power factor. So this is 80,000. So 80,000 volt ampere है. So this is S old is 80k volt ampere. This is volt ampere. This is watts. इसकी यूनिट watts है और इसकी यूनिट watts है. So this is our load, और load की जो power triangle है वो actually ये है. अब हमने जैसे ही कैपेसिटर ऐड किया और पावर फैक्टर जो रिक्वायर्ड पावर फैक्टर है वो 0.9 लैगिंग है.
तो जो रिक्वायर्ड पावर फैक्टर है वो ये है कि उसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स ऑफ 0.94 0.94 इनवर्स साइन इज 19 पॉइंट दोबारा देख लेते हैं 0.94 इनवर्स कोसाइन 19.94 और ये क्यों ये आ रहा है सॉरी सिंपल कैलकुलेटर से कर लेते कैंसल 0.9 ओके 0.9 और 0.94 के इनवर्स कोसाइन में डिफरेंस है सो ये 0.9 लिया हुआ है लेकिन 0.94 का 19.9 आता है बट एनी हाउ लेट्स अज्यूम नाउ कि इसकी हम कैलकुलेशन को चेंज करें हम अज्यूम कर लेते हैं 0.90 बट यू शुड बी केयरफुल कि यहाँ राउंड ऑफ आप करेंगे तो ये दिस वुड बी डिफरेंस वुड बी इंक्रीज वो किलो वाट्स में एक्चुअली किलो वोल्ट्स एम्पेयर में चेंज हो रहा है ये एक्चुअली बार्स है बट एनी हाउ लेट्स सपोज वो जो रिक्वायर्ड पावर फैक्टर 0.9 है तो ये 0.9 का जो पावर फैक्टर एंगल बनता है cos इनवर्स ऑफ 0.9 so this is 25.84 इसका मतलब है जो नया जो एंगल है वो अब 25.54 है तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो हमने तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन देखें तो हमने तो एवरेज पावर तब्दील नहीं करनी हमने रिएक्टिव पावर तब्दील करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एवरेज यानी जो पावर है दैट इज ओल्ड जो है वो यही है जो पहले थी 60 किलो वाट ही है इसका मतलब है कि जो नई हाइट है ये हम मालूम कर सकते हैं दोबारा टेंजेंट थीटा सो टेंजेंट ऑफ 25.5 मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ tangent of 41.4 sorry 25.54 का जो टेंजेंट है यानी नया एंगल अब 25.54 है तो मैं एब्विएशन लिख सकता हूँ कि Q न्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 25.54 multiply by 60k is equal to Q new तो वो आ जाएगा जी into 60,000 कर लेंगे that would be 28669 28669 0.96 तो ये क्यू न्यू है तो अब मैं अगर देखूं तो जो ओल्ड जो वेक्टर है वो ये है यानी जो एक्चुअली लोड गिवन है उसका क्यू लोड जो है वो ये है और उसका जो पावर है वो ये है और ये उसकी कॉम्प्लेक्स पावर है ये एंगल है अब उसने ये कहा है कि जो नया जब आप वो कैपेसिटर ऐड करेंगे तो उसका जो नया एंगल बनेगा सो लेट मी ड्रॉ बाय सम अदर कलर उसका जो नया एंगल बनेगा ये 41.4 है तो वो 25 पॉइंट समथिंग बनेगा और जो उसको वो जो नया क्यू है वो एक्चुअली ये है उसकी हाइट 28,669.96 है तो जिसका मतलब ये है कि वो क्यू ओल्ड में से मैं क्यू यानी यहां पे लिखा हुआ है कि जो कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की जो रिएक्टिव पावर है क्यू ऑफ द कैपेसिटर प्लस क्यू ऑफ द न्यू इज इक्वल टू एक्चुअल क्यू ओल्ड यानी आप ये समझ लें कि क्यू ओल्ड में से यानी अब कैपेसिटर की जो क्वाड्रेचर पावर है या
रिएक्टिव पावर है तो वो क्यू कैप होनी चाहिए। हमें मालूम है क्यू एल और क्यू न्यू, तो इसका मतलब है अगर क्यू एल में से मैं क्यू कैप माइनस करूं आई गेट क्यू न्यू। क्यू एल पुरानी है और ये क्यू कैप जो है वो न्यू पावर होगी जो कि एक्चुअली मालूम करनी है। तो क्यू एल माइनस क्यू कैप, सो क्यू यानी क्यू ओल्ड क्या है माइनस क्यू कैप यानी क्यू न्यू जो है, ये क्यू न्यू है, इसको तो ले जाएं तो ओल्ड क्वाड्रेचर पावर में से आप कैपेसिटर की क्वाड्रेचर पावर माइनस करें यू गेट क्यू न्यू। लेकिन हमने तो मालूम करना है क्यू कैप, क्योंकि क्यू न्यू हमें एक्चुअली एंगल की वजह से, पावर फैक्टर एंगल के गिवन होने की वजह से, और चूंकि रिएक्टिव पावर जो एक्टिव यानी जो इसकी जो रियल पावर है वो तो चेंज नहीं होगी, तो हमने एक्चुअली नई क्वाड्रेचर क्यू न्यू जो है वो एक्चुअली मालूम कर लिया। तो हमने मालूम करना है एक्चुअली कैपेसिटर की वैल्यू, कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या सेलेक्ट करें। तो हमें कैपेसिटर की पावर मालूम हो तो हम कैपेसिटर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर की जो कैप है यानी रिएक्टिव पावर है, ये कॉम्प्लेक्स पावर है, और जो पुरानी पावर है उन दोनों को हम ऐड करें तो हम गेट द न्यू पावर, क्योंकि क्यू यानी कैपेसिटर की जो रिएक्टिव पावर है वो एक्चुअली नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एस न्यू जो है वो न्यू पावर माइनस जे क्यू न्यू, यानी हमने सिर्फ ब्रेक कर दिया है इसको, कॉम्प्लेक्स पावर को उसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया, और इसी तरह एस ओल्ड इज इक्वल पी ओल्ड प्लस जे क्यू ओल्ड। तो क्यू ओल्ड हमारे पास ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये जो है इंडक्टिव लोड था, और चूंकि हमारी जो नए है उसमें ये दिस इज नेगेटिव साइन बिकॉज दिस इज अ कैपेसिटर, उसमें रिएक्टिव पावर जो है वार्स जो है दे आर एक्चुअली नेगेटिव। चूंकि न्यू और ओल्ड हमने यानी एक्टिव पावर तो चेंज हमने नहीं करनी, जो यानी रियल पावर है उसको तो हमने नहीं छेड़ना, तो क्यू न्यू माइनस पी न्यू माइनस पी ओल्ड दे आर सेम, एक्चुअली दे विल बी कैंसल्ड। सो इट मीन्स दैट जो कैपेसिटर की जो रिएक्टिव पावर है कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज इक्वल टू जे टाइम्स क्यू न्यू माइनस क्यू ओल्ड विच इज एक्चुअली द क्यू ऑफ द कैप। तो हमने जो कैपेसिटर की जो पावर है वो मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे वी स्क्वायर अपॉन जी, z इज इक्वल टू 1 ओवर जे ओमेगा सी और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर जे ओमेगा सी। तो अब इसको हम डिवाइड करना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, और डिवाइड बाय माइनस 1 ओवर जे ओमेगा सी, तो ये दैट विल बिकम माइनस जे ओमेगा सी वी आर एम एस। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर की जो क्यू है वो मालूम करने के लिए वी नीड एक्चुअली द वोल्टेज। सो वोल्टेज तो पैरेलल में, इसलिए वोल्टेज तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और जो है वो एस ऑफ द कैप जो है वो भी हमें मालूम है। सो वी नीड एक्चुअली दी कैपेसिटेंस। सो इससे हम कैपेसिटर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। सो ये एक्चुअली दिस इज मच इजियर, ये देखने में आसान है। सो क्यू कैप is actually S and this is VRMS square over Z and this end up into this thing। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें Q जो ओल्ड है जो कि ये बड़ा वेक्टर है, ये 552897.1 J ये हमें मालूम है। सो और जो Q न्यू है वो स्मॉल वैल्यू ये हमें मालूम है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सो Q न्यू माइनस Q ओल्ड, so it will result into negative complex power, so that's why you can see Q cap is a negative, it is in the fourth quadrant। तो अब इन दोनों को simply आप subtract कर लें तो you will find actually the Q cap 2866.996 minus 522897.1, so that is minus 24227.14. so this vector length is minus 224227 24227.14, 24227.14, 24227.14, 24227.14,
So we got the Q cap. We know the voltage across it is because parallel में voltage भी मालूम है, frequency भी मालूम है. So only we are left with C. So if we substitute in this formula, so I'll substitute here, minus 24227.14, this is the Q cap and this is actually S cap, is equal to, जो ये फॉर्मूला है, माइनस 1 ओवर जे ओमेगा सी माइनस 1 ओवर जे ओमेगा इज 60 उसने कहा था, तो ये 120 पाई हो जाएगा, 2 पाई एफ होता है ना, इंटू सी. So this ends up into Q cap के साथ भी ये J है, so I'll write a minus J here. So minus से, so J square यहाँ भी है, J इधर से multiply with J square होगा, तो J square is minus 1 plus 1. So C is equal to, वैसे भी यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, यह J anyhow we'll take the magnitude part here. So C is equal to, C इधर जाएगा तो ये वहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे गया 1 over 24227.14, ये आ गया क्वाड्रेचर पावर और मल्टीप्लाई बाय 120 पाई. सो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2477 ये है मल्टीप्लाई बाय 120 पाई. Not sure अगर ये सही है. Do it again. 24227.14 multiply by 120 multiply by pi. So this is 91334.16. So this is actually this number, और इसको मैं 1 by x करूँ, it is 1.09. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C is equal to 1.09 into 10 raised to the power minus 7 5. So this is 0.19, ये 10.9 माइक्रोफेरेड बनता है, क्योंकि जब आप माइनस साइन ये डेसिमल ओके राइट पे लेके जाएं तो ये ओके न्यू में लिख सकते हैं C is equal to 0.109, तो माइक्रोफेरेड 0.0109 माइक्रोफेरेड. तो ये एक्चुअली इसका आंसर है. तो ये कैपेसिटर की वैल्यू हमने ऐसे सेलेक्ट की कि जो न्यू क्वाड्रेचर पावर है, जो Q न्यू है, हमें चूंकि उसका, अच्छा इसमें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक्चुअली हमने किया क्या, वो ये था कि हमें एक्चुअली ये मालूम था, ये मालूम था, और ये हमने मालूम कर लिया और इसका एंगल मालूम कर लिया इस बड़ी ट्रायंगल का. तो उसने क्या किया, फिर हमें ये कहा कि कैपेसिटर की वैल्यू चूज करें कि जो नई ट्रायंगल जो उसने Q न्यू बताई है वो हमें उसने बता दिया कि Q न्यू क्या है. तो Q न्यू मैंने एंगल से मालूम किया कि ओल्ड तो वैल्यू वही होगी जो नीचे रियल पार्ट है, तो सिर्फ जो है वो क्वाड्रेचर पार्ट तब्दील होगा, और उसने ये बता दिया कि न्यू जो है Q न्यू उसका एंगल थीटा न्यू मालूम कर लिया और Q न्यू भी मालूम हो गया उससे. तो रह गई बात अब कैपेसिटर की. तो कैपेसिटर की जो पावर है उसका फार्मूला ये बनता है कि जो Q ओल्ड है, ये जो बड़ा वेक्टर है ये मेन ट्राइंगल का, इसमें से मैं अगर Q कैप को माइनस कर दूं, माइनस Q कैप, तो मुझे Q न्यू मिलेगा. तो Q न्यू और Q ओल्ड दिया हुआ है तो उससे मैं Q कैप मालूम कर लूंगा जो कि एक्चुअली ये है. और इस फार्मूले में चूंकि जो y वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट है, इसका रिलेशनशिप जो है वो बनता है
आई स्क्वायर जी या वी स्क्वायर अपॉन जी, तो उसमें जी रिएक्टेंस है, तो वी स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंस इज क्यू। तो वो एक्चुअली अब मुझे मालूम है, तो मैं इंसर्ट करके आई कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर लेंथ है। सो वहां से मैं कैपेसिटर की वैल्यू भी मालूम कर सकता हूँ, वो एक्चुअली यहाँ से मैंने मालूम कर ली, और ये 0.109 माइक्रोफैरड बनती है इसकी। So actually that is how we'll do the power factor correction, and the whole idea is lying in this power factor, this power triangle.